Good morning, students. Welcome to my online class. Today we shall read from class 12th. Hista's book, chapter 3, Journey to the End of the Earth. So I will be explaining both in Hindi as well as in English also. So here we start Journey to the End of the Earth, written by Tisani Doshi. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिसानी दोषी के द्वारा लिखा गया ये पाठ है। तो ये पाठ थोड़ा सा कठिन है, बड़े बड़े वोकैबुलरी का प्रयोग किया गया है और ये इसमें अधिकतर भौगोलिक विषय के बारे में जानकारी दी गई है। और जिनको जो भौगोलिक विषय में रुचि रखते हैं या जियोग्राफी में जिसकी रुचि है, और विशेष करके वे बच्चे जो जियोग्राफी के छात्र हैं उनके लिए आसान होगा। फिर भी मेरा ये पूरा प्रयास है कि आप लोग अच्छी तरह से इस पाठ को समझ जाएं। मैं इसको सहज से सहज भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सहज तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम पढ़ें, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू। तो यहाँ लेखिका यही कह रही है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स, अगर आप हमारे ग्रह के बारे में और अधिक जानकारियां रखना चाहते हैं, टू नो मोर अबाउट मतलब और अधिक आपको ज्ञान प्राप्त करना है, या तो और अधिक आप इसके विषय में, हमारे पृथ्वी के विषय में जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, इसके पास्ट से संबंधित, प्रेजेंट से संबंधित या फ्यूचर से संबंधित, तो आप अंटार्कटिका जा सकते हैं। वहां एक क्या है, उपयुक्त जगह है। बॉन वॉयज, बॉन वॉयज मतलब हैव अ नाइस ट्रिप, मतलब एक तरह से शुभकामना दिया जा रहा है अगर आप अंटार्कटिका महाद्वीप जाते हैं तो। और पृथ्वी के बारे में और भी उसके वर्तमान परिस्थिति के बारे में, अब भूतकाल की परिस्थिति और जो भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में अगर आप जानकारी एकत्र करना चाहते हैं तो आप अंटार्कटिका महाद्वीप जा सकते हैं और वहां आपको बहुत अधिक जानकारी इससे संबंधित मिलेगी। अर्ली दिस ईयर I found myself aboard a Russian research vessel. तो इस साल के शुरुआत या तो इस साल के पहले ही, जिस साल ये लेखिका ने इस लेख को लिखा है, तो उस साल से पहले, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड myself, मैंने अपने आप को पाया, अबोर्ड, अबोर्ड मतलब बैठे हुए या तो सवारी किए हुए, रशियन रिसर्च वेसल, रूस का एक जो अनुसंधान के कार्य के लिए जो बोट या तो जो जहाज जा रहा था, उस पर अपने आप को बैठे हुए पाया, लेखिका कहती है। तो रिसर्च का अर्थ है कुछ रिसर्च करना, अनुसंधान करना, शोध करना। तो उस कार्य के लिए ये जो जहाज था, कहाँ जा रहा था ये, अंटार्कटिका महाद्वीप, और इस जहाज का नाम था द एकेडमिक सोकल्स्की, एकेडमिक सोकल्स्की, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, अंटार्कटिका। heading towards मतलब ये जा रहा था, heading का अर्थ है कि उस दिशा की, पार्टिकुलर दिशा की ओर जा रहा था, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा जगह, कोल्डेस्ट, दुनिया का सबसे ठंडा जगह, ड्राइएस्ट सबसे शुष्क, और विंडेस्ट बर्फीली तूफान, और उस महाद्वीप जो कि विश्व का उस महाद्वीप जिसका नाम है क्या, अंटार्कटिका, तो उधर ये जहाज जा रहा था। My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras. तो सॉरी, इक्वेटर इन मद्रास। तो बता रही है कि जो मेरा यात्रा हुआ, कब शुरुआत हुआ, 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। तो मद्रास एक जगह है, मद्रास से उसका यात्रा शुरू होता है, और वहां से तो इक्वेटर, इक्वेटर का अर्थ होता है भूमध्य, भूमध्य से, भूमध्य रेखा, इक्वेटर का अर्थ भूमध्य रेखा, और जिसको हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो लैटिट्यूड जिसमें कि उत्तर, उत्तर दक्षिण दिशा का उसमें विशेष अवलोकन रहता है, उत्तर और दक्षिण दिशा का, लैटिट्यूड, उत्तर और दक्षिण दिशा का उसमें वर्णन रहता है। तो जो भूमध्य रेखा, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, वहां से उत्तर की ओर, उत्तर, उत्तर तो ऊपर होगा, दक्षिण जो है हमारे नक्शा में नीचे होगा। तो जो विश्व का जो मानचित्र में है, वहां मध्य रेखा से ऊपर की ओर कितना,
13.09 डिग्री ऊपर जाएंगे तो वहां से वो अपना क्या यात्रा यात्रा शुरुआत की, कहाँ के लिए? अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए। तो सीधे सीधे लेखिका ये नहीं बता रही है कि हम मद्रास के उत्तरी भाग से मतलब अपना जर्नी की शुरुआत की, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे कि थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्ड लग रहा है। तो इसी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, तो बोल रही है वहां से प्रस्थान करने में कितने सारे क्षेत्र को उसको पार होके जाना पड़ा, कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इन एंड इन्वॉल्व मतलब इसमें शामिल था क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, तो इसमें शामिल था 9 टाइम जोन्स। टाइम जोन्स का अर्थ है समय क्षेत्र, 9 समय क्षेत्र शामिल था। समय क्षेत्र या तो टाइम जोन्स हर एक देश में अलग अलग होता है। हमारे भारत देश में है 82.30 डिग्री ईस्ट, तो ये टाइम जोन है। जैसे कि मेरा भाई ऑस्ट्रिया में रहता था और जब भी मैं फोन करता था तो यहाँ जब मान लो अभी मैं 2 बजे 2 PM को मैं फोन कर रहा हूँ तो वो उस समय भोर में 3 बजे मतलब उसको फोन लगता था, मतलब 3 बजे भोर में, मतलब कितना अंतर है ऑस्ट्रिया का और यहाँ का जो टाइम जोन है, वो कितना अंतर है, कितने घंटे का अंतर होता है। तो इसी को कहा जाता है टाइम जोन। चेक पॉइंट्स, क्योंकि कई जगह हम वो पार होते हुए जा रही है, कितने सारे देश आए, तो ये चेक पॉइंट्स जो है एक तरह से चौकी, जहाँ पर लोग वहां पर रुकते हैं, फ्रेश होते हैं, रिफ्रेश होते हैं, उस जगह को कहा जाता है चौकी। थ्री बॉडीज ऑफ वाटर, थ्री बॉडीज ऑफ वाटर, तो यहाँ किस किस तरह का नदी आए, झीलें आए, सागर आए, उन सभी को पार करते हुए वो मतलब थ्री बॉडीज ऑफ वाटर, स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है कि झील था कि सागर था कि नदियां, लेकिन उन सभी का जो समूह को कहा जाता है क्या? थ्री बॉडीज ऑफ वाटर। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फियर, और उतना ही एज मैनी, और उतना ही क्या था? इकोस्फियर, जैवमंडल। इकोस्फियर का अर्थ होता है जैवमंडल। जैवमंडल से आपको और आसान भाषा में समझाएं तो ये इसमें कि जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति निवास करते हैं, वनस्पति और जीव जंतु निवास करते हैं, उसको कहा जाता है जैवमंडल। वहां पर अभी हम किसी शहर में निवास करते हैं वो भी जैवमंडल का अधीन है, क्योंकि वहां पर भी वनस्पति और जीव जंतु हैं। और किसी भी गांव में आप रहते हैं वहां पर भी क्या है? वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु हैं। तो यही क्या है? इकोस्फियर है, जैवमंडल है। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द Antarctica and continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. तो लेखिका यहाँ बता रही है by the time actually, तो उस समय तक जब मैंने सही रूप में सही में अपना जो कदम रखा, कहा? अंटार्कटिका महाद्वीप में जब मैंने अपने कदम रखा, आई हैड बिन ट्रेवलिंग, तो उससे पहले मैं 100 से अधिक घंटा की यात्रा कर चुकी थी। 100 आवर्स मतलब 100 से अधिक, ओवर 100 आवर्स मतलब 100 से भी अधिक घंटे की यात्रा में कर चुकी थी। इन कॉम्बिनेशन जिसमें कि शामिल था कार से, कई दिनों तक वह कार से यात्रा की, एन एरोप्लेन हवाई जहाज से, एंड अ शिप और पानी जहाज से भी। So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. और इसीलिए वो बोलती है जो उसका पहला भावना था, माय फर्स्ट इमोशन, इमोशन मतलब जो भावना में आ जाते हैं, या तो जो उसको लगा, इस तरह उसका उसके मन में जो भाव था उसको बता रही है। और इसीलिए माय फर्स्ट इमोशन, जो मेरा पहला भावना था, ऑन फेसिंग अंटार्कटिकास एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, और जब मैंने वहां के एक्सपेंसिव मतलब बहुत अधिक क्षेत्र में फैला हुआ विस्तार से, क्योंकि चारों ओर सफेद ही सफेद वहां फैला हुआ था, और वहां का जो भूदृश्य, लैंडस्केप, लैंडस्केप का अर्थ होता है भूदृश्य, या तो बहुत सुंदर सीनरी, या जो दृश्य बनता था अंटार्कटिका महाद्वीप का, क्योंकि बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में तक फैला हुआ था, क्या? बर्फ ही बर्फ फैला हुआ था, और कितना जो दृश्य सुंदर लग रहा था उसको देखती है। अन अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीव, और अनइंटरप्टेड मतलब लगातार, बिना कोई बाधा पहुंचाए, बिना रुके, अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब बीच में रुक रुक करके, लेकिन अनइंटरप्टेड मतलब बिना बिना रुके लगातार। ब्लू होरिजन, वो किसको देख रही थी? ब्लू होरिजन को देख रही थी बॉस। और उसी इसके लिए क्या था? एक राहत,
राहत की बात थी, राहत देने वाला था, एक सुकून देने वाला था क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करने के बाद अभी वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपनी पहली कदम रखी है और कदम रखने के बाद जब वो देखती है कितना बड़ा क्षेत्र में ये बर्फ के द्वारा मतलब जो भूदृश्य है, वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और जो ब्लू हॉरिज़न मतलब कितना अच्छा दिखाई दे रहा है और उसके लिए सभी चीज़ें क्या था, राहत देने वाला था। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं एक बार, अच्छे से अर्थ जान लेते हैं लैंडस्केप मैंने तो एक्सप्लेनेशन कर दिया लैंडस्केप लेकिन इसको फिर से हम थोड़ा-सा पिक्चर के माध्यम से लिखते हैं। तो लैंडस्केप तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें, ये जो सफ़ेद है अंटार्कटिका तो इस तरह से जो लैंडस्केप है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं बर्फ का टुकड़ा है बड़ा-बड़ा बर्फ इसमें मतलब चट्टान बन गया है और इधर आप ब्लू ब्लू स्काई को भी देख पा रहे हैं। नीला आकाश भी दिखाई दे रहा है और सब तरफ क्या चारों ओर सफ़ेद ही सफ़ेद मतलब ये फैला हुआ है। सब पेड़-पौधे इत्यादि ढक गए हैं, सब तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रहा है। तो इसी को कहा जाता है लैंडस्केप। तो इतना ही नहीं यहाँ कहा जहाँ कहीं भी मतलब जब आप देख पा रहे हैं यहाँ पेड़-पौधे हैं, हरियाली घास है, पहाड़ है, इधर पहाड़ है, आकाश है। जो ये दृश्य होता है इसी को क्या कहा जाता है? लैंडस्केप इसी को कहा जाता है लैंडस्केप। तो ये आपको अच्छी तरह से पिक्चर से समझ में आ गया होगा लैंडस्केप क्या चीज़ है और यहाँ पर इसमें भी देख सकते हैं हम, ये ब्लू स्काई जो अगला हॉरिज़न क्या बोला गया? हॉरिज़न, ब्लू हॉरिज़न, है ना? ब्लू हॉरिज़न। हॉरिज़न का अर्थ होता है यहाँ पर आप मैं लिखा हुआ हूँ, द लाइन एट व्हिच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट। तो वह जगह, वह लाइन जहाँ पर नीला आकाश और पृथ्वी का सतह मिलते हुए से दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? हॉरिज़न कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी का सतह है, ये काला थोड़ा दिखाई दे रहा है और ये जो ब्लू भाग है, ये आकाश का भाग है और उनके बीच में ये जो लकीर है, यहाँ पर मिलते हुए से दिखाई दे रहे हैं यहाँ, इसी को कहा जाता है क्या? क्षैतिज कहा जाता है, इसी को क्षैतिज कहा जाता है। तो इस नीचे के पिक्चर में भी आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर इससे जो ज़मीन मतलब पृथ्वी की सतह से मिलता हुआ जो आकाश का क्षेत्र है वो कहा जाता है हॉरिज़न। यहाँ पर भी ये वाला भाग जो है इसको कहा जाता है हॉरिज़न। तो इस तरह से आपको हॉरिज़न और लैंडस्केप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पिक्चर के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया। तो लैंडस्केप एक बार अर्थ देख लेते हैं। इज़ एवरीथिंग यू कैन सी वो सभी चीज़ें आप जिसको आप देख सकते हैं व्हेन यू लुक अक्रॉस एन एरिया ऑफ लैंड जब आप मतलब पूरा उस क्षेत्र में देखते हैं इंक्लूडिंग हिल्स जिसमें कि पहाड़ रहता है, नदियाँ रहती हैं, कुछ मकान भी रहते हैं, पेड़-पौधे रहते हैं, इन सभी को कहा जाता है क्या? लैंडस्केप मतलब भू भूदर्शन। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ तो हमको समझ में आ गया लैंडस्केप तो वो राहत की महसूस की। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर और उसी के तहत उसको अचानक से इमीडिएट मतलब अचानक ही एंड प्रोफाउंड वंडर अचानक उसको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। प्रोफाउंड प्रोफाउंड का अर्थ होता है वेरी ग्रेट एंड इंटेंस बहुत ही महान और बहुत ही अधिक और गहरा आश्चर्य हुआ। इसके साथ उसको बहुत ही गहरा और आश्चर्य हुआ देख करके। वंडर एट इट्स इमेंसिटी वंडर क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि वो जो दिख रहा था इमेंसिटी मतलब बहुत गहरा लग रहा था। इमेंसिटी का अर्थ होता है जो अनंत, जो कभी न खत्म हो, क्योंकि एक छोर से लेखिका देखती है अंटार्कटिका महाद्वीप को, तो चारों ओर मतलब जितना दूर वह देख सकती थी, वहां तक केवल बर्फ ही बर्फ ढका हुआ आता था, मानो कि वो कभी अंत नहीं होने वाला है बर्फ का और इसीलिए इसको कहा गया है इमेंसिटी और उसी को देख करके वो क्या होती है आश्चर्यचकित होती है हैरान होती है इट्स आइसोलेशन और उसकी आइसोलेशन आइसोलेशन का अर्थ है स्टेट ऑफ बीइंग अलोन मतलब अलग अलग पड़ जाना क्योंकि जो ये जो हमारा महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है सबसे अलग है, सबसे नीचे है, जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हैं और इसमें से मतलब जो बाकी जो महाद्वीप हैं, वो तो एक-दूसरे से थोड़ा बहुत जुड़े भी हुए हैं, जुड़े भी हैं। लेकिन ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो बिल्कुल ही अलग-थलग पड़ा हुआ है और इसीलिए उसको देख कर के लेखिका को हैरान होता है। But mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass.
तो उससे भी अधिक हैरान क्यों होता है? अभी तक तो उसका मतलब जो दृश्य था, लैंडस्केप था, वो सभी को देख करके वो मतलब आश्चर्यचकित हो रही थी, लेकिन उससे भी और अधिक हैरान करने वाला क्या चीज़ था? मेनली मुख्य रूप से एट हाउ कि कैसे देयर कुड बी एवर कि कैसे कभी वहाँ पर टाइम एस कभी एक समय हुआ करता था जब भारत और अंटार्कटिका महाद्वीप मतलब एक ही भूखंड भूखंड के हिस्सा थे। लैंड मास का अर्थ होता है भूखंड कि कैसे इन लोग पहले भारत और अंटार्कटिका महाद्वीप कैसे एक ही भूखंड का हिस्सा था, अलग अलग नहीं थे, मतलब एक ही भूखंड का हिस्सा था। कौन? भारत भी अंटार्कटिका का एक हिस्सा था। तो उसको देख करके और भी अधिक क्या होता है, हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। तो आगे हम देखते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist. तो 650 million years ago, लगभग 65 करोड़ साल पहले, है ना? 65 करोड़ साल पहले की बात है, मतलब 650 मिलियन ईयर्स अगो, 65 करोड़ के पहले की बात है। जायंट मतलब एक विशाल, जायंट का अधिकतर हम शब्द राक्षस शब्द के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जायंट का अर्थ यहाँ बहुत बड़ा, विशाल। एमलगेटेड मतलब जो कि दो दो या तीन कंटिनेंट्स को मतलब उसका मिश्रण था। एक ही चीज केवल नहीं था, लेकिन उसका मिश्रण था, एकीकृत था, है ना? सबको समेटे हुए था, एमलगेटेड। सदर्न साउथ से आया है, सदर्न मतलब दक्षिणी भाग में जो कि विशाल महाद्वीप है गोंडवाना, विशाल महाद्वीप गोंडवाना अस्तित्व में था। और ये कोई अ, काल्पनिक बात नहीं है। डिड इंडीड एग्जिस्ट मतलब ये हकीकत में इसका अस्तित्व था। यहाँ पर गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, उसका अस्तित्व था। सेंटर्ड रफली और जो कि केंद्रित था अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और जहां पर आज अंटार्कटिका महाद्वीप है वहीं पर इसका केंद्र हुआ करता था। तो गोंडवाना एक ऐसा भूभाग था जो कि मतलब धीरे धीरे वो क्या होते गया, टूटते गया, बिखरते गया। अब जितने भी कंटिनेंट्स हैं, 7 कंटिनेंट्स हैं, जितने भी 7 महाद्वीप हैं, वो सभी गोंडवाना के ही भाग थे। एक ही भूखंड था गोंडवाना, क्या था, एक ही भूखंड था, और उसी के सभी क्या थे, हिस्सा था। कौन? जितने भी जो 7 महाद्वीप हैं, इसी के हिस्से थे। और ये जो गोंडवाना वास्तव जो प्रेजेंट में क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप, उसी वहीं पर वो केंद्रित था। तो यहाँ पर अमलगेटेड का अर्थ है कंबाइंड फ्रॉम टू और मोर एंटिटीज इनटू वन स्पेसिफिक एंटिटी, मतलब बहुत सारे जो महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, और वे सभी किसके भाग थे? गोंडवाना के ही हिस्सा थे। और कैसे उन लोग बिखर गए, कैसे दूर-दूर चले गए। तो उसी को हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह इस तरह उन लोग एक दूसरे से बिखर गए। तो गोंडवाना गोंडवाना का यहाँ पिक्चर के माध्यम से फिर से समझते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो फोटो है, पहला फोटो आप देखिए। तो ये चीज यहाँ पर अंटार्कटिका है, और ये सभी इसी को कहा गया है अमलगेटेड, क्योंकि यहाँ जितने भी 7 महाद्वीप हैं, सबके सब एक साथ एक ही भूखंड के हिस्से हैं। सब एक ही भूखंड के हिस्से हैं, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी क्या है, यहाँ पर एक ही भूखंड के हिस्से हैं, और उसी भूखंड को क्या कहा जाता था? गोंडवाना कहा जाता था। फिर धीरे-धीरे देखते हैं, जैसे-जैसे दिन बीतते गया, यहाँ पर देखते हैं उनके बीच में कुछ भू भूपटल का कुछ दबाव बढ़ते गया, और एक-दूसरे से उन लोग दूर होते चले गए। यहाँ आप थोड़ा-सा देख पा रहे हैं, यहाँ पर सब एक-दूसरे से सटा हुआ था। यहाँ पर थोड़ा-सा एक-दूसरे से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फिर ये निचले का तीसरा तस्वीर में आप देखिए, यहाँ स्पष्ट स्वरूप आ गया है, कितना थोड़ा दूर-दूर और अधिक लोग एक-दूसरे से सिटक करके चले गए हैं। चौथा पिक्चर में देखिए, इनके बीच में अभी बहुत अधिक खंडन हो गया है, यहाँ पर पानी का मात्रा दिख रहा है, कुछ-कुछ एक-दूसरे से मतलब उन लोग हट गए हैं। और ये चौथा 5वां पिक्चर देखिए, जो कि वर्तमान स्वरूप, वर्तमान विश्व का मानचित्र है, और हमारी परिस्थिति आज यही मानचित्र है। तो पहले शुरुआत में 65 करोड़ साल पहले, है ना, 65 करोड़ साल पहले हमारा जो भारत का, ये भारत बोलता हूँ, विश्व का जो चित्र हुआ करता था, कुछ ऐसा था।
गोंडवाना, इस तरह का मतलब सब कॉन्टिनेंट एक साथ, सभी महाद्वीप एक साथ से ऐसे जुड़े हुए थे और सब गोंडवाना भूखंड का ही हिस्सा था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे मतलब परिवेश बदलता गया, दिन बीतता गया, उन लोग एक-दूसरे से सिटकते गए और आज जो हम विश्व का पटल पर अपना जो मानचित्र देखते हैं विश्व का ग्लोब में, वो कुछ इस तरह का है। तो हम उसको कल्पना कर सकते हैं कैसे इस तरह का मतलब आज बढ़ गया। तो थिंग्स वेर क्वाइट डिफरेंट देन। तो उस समय जब गोंडवाना का हिस्सा था, ये सभी जितना भी है, ये सभी जो भाग है ना? यहाँ पर मानचित्र भी है, ग्लोब भी रख दिया हूँ मैं। तो ये सभी किसके हिस्से थे? गोंडवाना के हिस्से थे। तो उस समय की बात कही जा रही है, थिंग्स वेर क्वाइट डिफरेंट देन। तब उस समय चीजें बहुत अलग हुआ करती थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। तब उस समय मानव का आगमन नहीं हुआ था। हैडंट अराइव्ड मतलब आगमन नहीं हुआ था। ऑन द ग्लोबल सीन मतलब वैश्विक दृश्य पर। ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक या तो विश्व का। सीन मतलब वैश्विक दृश्य पर मानव जाति का आगमन नहीं हुआ था। कहने का अर्थ है मनुष्य उस समय अस्तित्व में नहीं थे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर। और जो वातावरण था और भी बहुत क्या था, गर्म था। hosting a huge variety of flora and fauna। और उस समय मतलब अलग-अलग किस्म के वैरायटी, अलग-अलग किस्म के क्या होते थे, वनस्पति हुआ करते थे। फ्लोरा, फ्लोरा का अर्थ होता है वनस्पति एंड फोना, फोना का अर्थ है जंतु। अलग-अलग वनस्पति और जंतु उस समय हुआ करते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। तो लगभग 50 करोड़ साल तक, 500 मिलियंस मतलब 50 करोड़ साल तक गोंडवाना क्या कर हुआ, फलता फूलता रहा। थ्राइव्ड, थ्राइव्ड का अर्थ है फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वेर वाइप्ड आउट। लेकिन उस समय जब जो डायनासोर थे वे विलुप्त हो गए। वाइप्ड आउट मतलब उन लोग खत्म हो गए, नष्ट हो गए। वाइप्ड आउट मतलब उन लोग लुप्त हो गए। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे। और उसके पश्चात मैमल्स मतलब मैमल्स का अर्थ है स्तनधारी। तो जितने भी जानवर जो कि दूध पिलाते हैं उसको कहा जाता है स्तनधारी और अंग्रेजी में उनको कहते हैं मैमल्स, जिसमें कि मनुष्य भी उसमें सम्मिलित है। तो इनका आगमन होता है। स्तनधारी जानवरों का आगमन होता है। एंड लैंड मास वाज फोर्स्ड। और ये जो भूखंड था, गोंडवाना का जो भूखंड था, जितने भी महाद्वीप, 7 महाद्वीप थे, सब एक जगह थे। वाज फोर्स्ड, उस पर दबाव होने लगा। टू सेपरेट, अलग होने का। इनटू कंट्रीज, और वो क्या बन गया, अलग-अलग देश बन गया, कंट्रीज। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। और उस तरह का एक मानचित्र ग्लोब का निर्माण कर लिया जिसको कि आज हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मानचित्र में इस तरह का मतलब शेप हो गया। तो जैसे-जैसे आदमियों का आगमन हुआ या तो जितने भी मैमल्स थे उनका आगमन हुआ और उन लोग अपना-अपना देश बना लिए और मतलब बहुत अधिक दबाव होने लगा। और ये जितना भी जो अ, भूखंड था, गोंडवाना का भाग था, ये सभी क्या होते गए, एक-दूसरे से बिछुड़ते गए, दूर होते गए और आज हम देखते हैं, आज मतलब इस ग्लोब का निर्माण हो गया, जो कि आज की परिस्थिति में विश्व का नक्शा को हम ग्लोब में देखते हैं। फिर आगे देखते हैं, टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो अभी अंटार्कटिका जाने का मतलब हिस्ट्री के इतिहास के उस भाग का हिस्सा बनना है, कहा जा रहा है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ मतलब अगर आप आज के दिन में अंटार्कटिका महाद्वीप जाते हैं, तो आप इतिहास के उस भाग का भी हिस्सा बनते हैं। उस भाग का मतलब जब ये सभी क्या था, एक भूखंड हुआ करता था, गोंडवाना हुआ करता था और सभी जितने भी महाद्वीप है वो एक एक साथ था। तो उस पार्ट का, उस इतिहास का आप भी एक क्या बनते हैं, हिस्सा बनते हैं। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग एंड सॉरी वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। तो आपको जब आप वहां जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। गेट अ ग्रास मतलब अंडरस्टैंड, ग्रास का अर्थ है अंडरस्टैंड। तब हमको समझ, हमारी समझ में वृद्धि होगी। वेयर वी हैव कम फ्रॉम, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली हेडिंग टू, और हम लोग संभवतः किधर जा रहे हैं। तो हमारा उद्भव कहाँ से हुआ है, हमारा अस्तित्व कहाँ से हुआ है और हम किधर की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं। तो ये हमको अच्छे से समझ में आएगा। It's to understand the significance of
कॉर्डिलरियन फॉल्ट्स एंड प्री-कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्स। तो इट्स टू अंडरस्टैंड, तो हमारी समझ जो है, हमारी समझ भी इसमें भी बढ़ेगी। द सिग्निफिकेंस, क्या का महत्व के बारे में, उस महत्व के बारे में भी हमारी सिग्निफिकेंस का अर्थ है उसके महत्व के बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। क्या के महत्व के जानकारी के बारे में, कॉर्डिलरिन कॉर्डिलरिन फॉल्स की जानकारी के बारे, उसके महत्व के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो कॉर्डिलरिन का अर्थ होता है पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला, माउंटेन रेंजेस, हिमालय पर्वत श्रृंखला या तो पर्वतमाला, टूडा की पर्वतमाला इत्यादि हम बोलते हैं, तो उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉर्डिलरिन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्स। और उसके आगे प्री कैम्ब्रियन, प्री का अर्थ तो पहले होता है, कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन का अर्थ है 450 करोड़ पहले का, है ना, 450 करोड़ पहले की सभ्यता के बारे में कहा गया है, 450 करोड़ पहले की सभ्यता के बारे में। और उस समय जो ग्रेनाइट सिल्ड, ग्रेनाइट का जो पत्थर था, जो कवच थे, उसके बारे में भी हमको और अच्छी तरह से उसके महत्व के बारे में समझ मिलेगा। ओजोन परत के बारे में हमको अच्छे से समझ मिलेगी, उसके महत्व के बारे में हमको पता चलेगा। एंड कार्बन, तो कार्बन से भी मतलब बहुत पुराने से पुराने आयु का पता इत्यादि लगाया जा सकता है कि कार्बन को उसमें जो डेटिंग सी की मात्रा होती है, उससे पता लगाया जाता है कि उसकी उम्र कितनी होती है। तो इस सब के बारे में अगर हम अंटार्कटिका महाद्वीप जाते हैं, तो इसके महत्व के बारे में, पर्वत श्रृंखला के महत्व के बारे में, और 450 करोड़ साल पहले जो ग्रेनाइट पत्थर हुआ करते थे, उसके बारे में समझ में हमको जानकारी मिलेगी। ओज़ोन और कार्बन के बारे में जानकारी मिलेगी, जहाँ वहाँ पर जब हम अंटार्कटिका महाद्वीप में जाते हैं, तो उसको और अधिक हमको विस्तार से उसको समझने में हमको मदद मिलेगी। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, तो इनका उद्भव कैसे हुआ था? ये पर्वत श्रृंखला का उद्भव कैसे हुआ था? ग्रेनाइट ग्रेनाइट पत्थरों का निर्माण कैसे हुआ? ओज़ोन परत का निर्माण कैसे हुआ? या तो कार्बन का निर्माण कैसे हुआ? उनका उद्गम कैसे हुआ था? एवोल्यूशन। और उनका एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का अर्थ होता है बुझ जाना, लेकिन यहाँ पर वो कैसे विलुप्त हो गए वे? ये सभी चीजें कैसे विलुप्त हो गए? उनके महत्व के बारे में हमको बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। When you think about all that can happen in a million years, it can it can get pretty mind blowing। और जब आप सोचते हैं ये सभी चीजें केवल 10 लाख वर्षों में ही हो गया है ना, ये सभी चीजें 10 लाख वर्षों में ही इतना बदल गया है, अगर आप ऐसा सोचते हैं। मिलियन मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, तो 10 लाख वर्ष में ही इतना अधिक चेंज हो गया है, इतना अधिक परिवर्तन हो गया है। इट कैन गेट प्रीटी माइंड ब्लोइंग। तो इस ये सभी चीजें अगर हमारे दिमाग को क्या कर देती है, सकरा देती है। माइंड ब्लोइंग मतलब हमारे दिमाग को और अधिक सकरा देती है। और जब हम सोचते हैं कि 10 लाख साल में ही इतना अधिक परिवर्तन ऐसे हो गया, तो हमारे दिमाग को और अधिक सकरा देती है। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, तो भारत जो है वो दबाव डाल रहा है, धकेल रहा है किसको? नॉर्थवर्ड्स, उत्तर की ओर दबाव डाल रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और वो जैमिंग का अर्थ होता है मतलब फोर्स करना, दबाव डालना, अगेंस्ट एशिया। तो एशिया एशिया महाद्वीप पर क्या कर रहा है? भारत दबाव डाल रहा है। टू बकल इट्स क्रस्ट, और उसको मोड़ दे रहा है। बकल बकल का अर्थ है झुकाना, झुकना या तो फोल्ड कर देना। इट्स क्रस्ट, क्रस्ट का अर्थ है भूपटल को। तो भारत जो है एशिया महाद्वीप का अंग है, और वह इधर से मतलब दबाव डाले जा रहा है, जैमिंग अगेंस्ट मतलब दबाव डाले जा रहा है किस पर? एशिया महाद्वीप पर। और ये उसका जो पटल है, क्रस्ट है, जो पटल है, भूपटल है, उसको क्या कर दे रहा है? दबा दे रहा है, उसको मतलब झुका दे रहा है, इतना अधिक दबाव डाल रहा है कि जो उसका भूपटल है वो झुक जा रहा है, मुड़ जा रहा है। और जिसके परिणाम स्वरूप एंड फॉर्म, जिसके परिणाम स्वरूप क्या वहां उठ के आ रहा है? हिमालय पर्वत, वहां जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर उसका निर्माण हो गया। तो हम ये तो हम भारत के बारे में देखते हैं। और अगला, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, वहां पर साउथ अमेरिका भी धीरे धीरे बहते चला जा रहा है। ड्रिफ्टिंग ऑफ मतलब पहले ये अंटार्कटिका का भाग हुआ करता था, उसके साथ सटा था, लेकिन धीरे धीरे बहते बहते वो किधर चला जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका की तरफ जा रहा है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, और वो एक पैसेज, ड्रेक पैसेज खोल दे रहा है। टू क्रिएट अ कोल्ड सरकमपोलर करंट, और वहां पर एक दक्षिणी ध्रुव में एक धारा वह निकला है। करंट मतलब एक धारा, मतलब धारा है दक्षिणी। सरकमपुलर का अर्थ है सिचुएटेड अराउंड सदर्न पोल्स, सदर्न पोल्स का अर्थ है दक्षिणी ध्रुव में मतलब स्थित है एक करंट,
है ना? दक्षिणी ध्रुव में मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप क्या है? हमारे दक्षिण में है, तो वहीं पर ये जो स्थित है, करंट स्थित है और उसको कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज्ड, क्योंकि वो बहुत ठंडा पानी है और इसीलिए अंटार्कटिका को ये क्या रखता है, बहुत अधिक ठंड रखता है। फ्रीज, फ्रीज से फ्रीजिड, जो कि सब्जी इत्यादि रखते हैं फ्रीज, उसी से ये शब्द आया है फ्रीजिड। फ्रीजिड मतलब वेरी कोल्ड इन टेम्परेचर, तो तापमान में बहुत अधिक ठंड को कहा जाता है फ्रीजिड। तो ये चीज जो दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, सरकमपोलर मतलब बहुत ठंडा क्षेत्र में, दक्षिणी ध्रुव ध्रुव में जो स्थित है, ये क्या कर रहा है, अंटार्कटिका महाद्वीप को और अधिक ठंडा रखता है। डिसोलेट, और ये तो अलग-थलग है ही, मतलब डिसोलेट मतलब वीरान जगह है, वहाँ ना तो कोई मनुष्य रहते हैं, ना कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि सब तरफ बर्फ ही बर्फ से सब तरफ ढका हुआ है, वहाँ मतलब जीवन मुश्किल लगता है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मतलब दुनिया के नीचे में ही क्या हो गया, रह के दब के रह गया है। कौन? अंटार्कटिका महाद्वीप दुनिया के नीचे ही दब के रह गया है अंटार्कटिका महाद्वीप। इसको हम पिक्चर के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ बात की गई है, यहाँ इस नक्शा को हम देखते हैं, ग्लोब को देखते हैं, तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये जो सफेद रंग का है, ये जो सफेद रंग का, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो पूरा ये जितना भी हम इधर-उधर, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, इस तरह का सीन था। मतलब पूरा ये तो जो क्या था, गोंडवाना भूखंड में एक साथ इन लोग एक साथ ऐसे अमलगमेटेड मतलब एक साथ स्थित थे, सब एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे-धीरे मतलब जिस तरह से मनुष्यों का आगमन होता है, या तो स्तनधारी पशुओं जानवरों का आगमन होता है और उसके पश्चात अलग-अलग देशों का निर्माण होता है और एक देश दूसरे देश से ड्रिफ्टिंग होते हुए, दूर होते हुए हम लोग एक दूसरे से दूर खिसकते हुए चले जाते हैं और ये प्रोसेस अभी भी जारी है। मतलब एक दूसरे से सभी जो जितना भी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उन लोग एक दूसरे के साथ दूर होते चले जा रहे हैं। भारत के और दूर दूर होते चला जा रहा है। सभी मतलब एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ ये भारत है, यहाँ पर है भारत, ये एशिया महाद्वीप है, ये भारत। यहाँ अंटार्कटिका, यहाँ से ये जुड़ा हुआ था, भारत देखो यहाँ जुड़ा हुआ था। लेकिन इधर से वो नॉर्थ की ओर, ये तो दक्षिण है, नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर इधर गया और दबाव डाल रहा है किस पर? एशिया पर। एशिया पर इतना जोर से दबाव डाल रहा है और यहाँ पर जो है, इसका जो भूपटल था, एशिया का जो भूपटल था, वो झुक गया और मुड़ गया। मुड़ने के बाद ही हिमालय इतना अधिक दबाव डाल रहा है और उसके पश्चात ही यहाँ क्या का निर्माण हो गया? हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो इस ये तो भारत की स्थिति थी और इधर ये बोला गया है कि साउथ अमेरिका, ये क्या है? साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका ये ये हरा वाला है और ये पीला वाला जो है साउथ अमेरिका है। तो ये भी पहले इससे सटा हुआ था, अंटार्कटिका से सटा हुआ था, लेकिन ये भी धीरे-धीरे ड्रिफ्टिंग अवे मतलब दूर होते चला जा रहा है, बहते चला जा रहा है और ये सटते चला जा रहा है किधर? नॉर्थ अमेरिका की ओर सटते चला जा रहा है। तो यहाँ देखो ये दोनों मतलब सट गया है, यहाँ गैप नहीं है और ये बाकी तरफ तो ये जो पानी का क्षेत्र है, सब तरफ पानी ही पानी है और उसके कारण यहाँ एक थोड़ा-सा क्या बन गया है, ये ड्रैग, यहाँ बोला गया है ना, यही चीज़ है। ये जो शब्द दिया हुआ है, स्पेशल शब्द जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, सॉरी, 1 मिनट। गोंडवाना, माइंड ब्लॉगिंग। तो यहाँ ड्रेक पैसेज, ओपनिंग ऑफ ड्रेक पैसेज, तो नॉर्थ अमेरिका की तरफ से लग गया और ड्रेक पैसेज, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक पैसेज, पैसेज मतलब एक मुहाना खोल दिया। तो ड्रेक पैसेज इसी को बोला गया है। अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में यहाँ पर एक ड्रेक पैसेज बन गया और ये पानी इतना स्पीड में इधर आ रहा है, एक तरह से करंट की तरह, और यहाँ पर इतना अधिक ठंडा उत्पन्न होता है। ये पानी इधर बह रहा है और जिसके कारण बहुत अधिक ठंडा उत्पन्न होता है और ये यही चीज जो है अंटार्कटिका को और अधिक ठंडा और इसको अलग-थलग रख देता है। क्योंकि ये कभी किधर भी नहीं नहीं जा सकता है, नहीं बढ़ सकता है। बाकी चीज़ें तो ये खसक रहा है इधर, ये भी खसक रहा है, खसकते-खसकते सब इधर से लगे। लेकिन यहाँ पर ये जो पानी इतना स्पीड में आ रहा है और ये दबा करके रखा है अंटार्कटिका को पूरी दुनिया में इधर से, और ये अलग-थलग पड़ गया है। बाकी सभी चीज़ों से कट ऑफ हो गया है। दूसरे सब से थोड़ा-थोड़ा जुड़ा हुआ है, सब कॉन्टिनेंट, सभी महाद्वीप एक-दूसरे से थोड़ा-थोड़ा जुड़े हुए हैं। लेकिन अंटार्कटिका जिसको पूरी तरह से कट ऑफ हो गया है। और यहाँ एक ड्रेक का निर्माण करता है, ड्रेक पैसेज का निर्माण हो जाता है
और जहाँ से मतलब उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में, और वहाँ पर बहुत ठंडा पानी बहता है। और ठंड, और इस पूरे वातावरण को, अंटार्कटिका महाद्वीप को भी पूरी तरह से वो क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। आपको समझता हूँ मैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। हम्म। द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect. तो यहाँ लेखिका जो कि है वो कहाँ से रहने वाली है, साउथ इंडियन है, वो दक्षिण भारत की रहने वाली है। और दक्षिण भारत में आप अगर चेन्नई इत्यादि गए होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि कितना गर्मी लगता है वहाँ। और वहाँ के लोग भी अधिकतर मतलब काले-काले ही रहते हैं, क्योंकि अधिक धूप है, दिन भर वहाँ धूप है, और बहुत अधिक धूप अगर भारत में पड़ता है तो साउथ इंडिया में ही पड़ता है। और इसीलिए लेखिका ये बोल रही है, भले ही वो मतलब चाहे सूर्य की उपासक हो या सूर्य की पूजा करती हो या ना करती हो, लेकिन मतलब फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, सूर्य की उपासना करने वाली दक्षिण भारत के रहने वाली जैसे कि मेरे जैसे लोग, 2 वीक्स, तो मेरे जैसे लोगों को 2 सप्ताह ऐसे जगह में रहना, इन अ प्लेस मतलब ऐसे जगह में वेयर जहाँ पर पूरे पृथ्वी का पूरे पृथ्वी का जो टोटल बर्फ है ना? टोटल आइस, में पूरा पृथ्वी में जितना बर्फ है, उसका 90% भाग भंडारण है, उस 90% भाग का भंडारण है कहाँ? अंटार्कटिका में। परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड, मतलब वहां पर उसका भंडारण है कहाँ पर, अंटार्कटिका में। इज अ सीलिंग प्रोस्पेक्ट, और ये एक तरह से कपकपी छुड़ाने वाले जैसे है, मतलब एक तरह से मतलब उसके मन में डर और भय पैदा हो जा रहा है, मतलब उससे उनकी कपकपी छूट जाएगी। नॉट जस्ट फॉर सर्क्यूलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। तो बोल रही है ऐसे ही नहीं कि मतलब सर्कुलेटरी मतलब रक्त का संसार, है ना, खून का संसार जो कि हमारे शरीर में होता है, और इतना ठंड है कि जैसे कि हमारा क्या रक्त का खून का संसार ही रुक जाएगा, उस तरह का डरावनी। और साथ ही मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक का अर्थ है मेटाबॉलिक, तो यहाँ अर्थ भी दिया हुआ है, मेटाबॉलिज्म इज दैट केमिकल प्रोसेस इन योर बॉडी व्हिच कॉजेस फूड टू बी डाइजेस्टेड। तो मेटाबॉलिज्म एक तरह का रासायनिक क्रिया है जो कि हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाता है, मतलब ये हमारे भोजन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको वो पचाने का काम करता है। तो ये यही बोल रही है कि मेरे को डर लगता है कहीं मेरा ये जो रक्त संसार है वही ना रुक जाए, या तो हमारा पाचन पाचन तंत्र के गड़बड़ी के कारण पेट ही खराब ना हो जाए। और उतना ही नहीं, मतलब ये सभी क्या, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, मतलब कल्पना में ऐसा सोच के भी मतलब उनकी कपकपी छूटने लगती है, लेखिका की कपकपी छूट रही है। इट्स लाइक वॉकिंग इन अ जायंट पिंग पोंग बॉल। तो बोल रही है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में चलना या तो वहां रहना एक तरह से पिंग पोंग बॉल के ऊपर चलने के समान है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जायंट, जायंट मतलब विशाल, पिंग पोंग बॉल, एक विशाल पिंग पोंग बॉल पर चलने के समान है। तो ये पिंग पोंग बॉल क्या होता है? पिंग पोंग बॉल एक टेनिस बॉल ही है, जो कि जिसमें किसी भी तरह का चिन्ह या मार्क नहीं होता है, जो कि सब तरफ समान होता है, किसी भी तरह का उसमें मार्क किया हुआ नहीं रहता है, उसको कहा जाता है पिंग पोंग बॉल, टेनिस बॉल नहीं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पिंग पोंग बॉल की तरह ही है, पिंग पोंग बॉल की तरह ही है, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स। डिवॉइड, डिवॉइड का अर्थ है कंप्लीटली लैकिंग, मतलब उसमें कमी है, डिवॉइड ऑफ विहीन है, क्या का विहीन है, उसमें किसी भी तरह का ह्यूमन मार्क्स, मानव जाति का किसी भी तरह का उसमें चिन्ह नहीं है। उसी तरह का क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप इतने बड़े विस्तार क्षेत्र में वो फैला हुआ है, ना तो वहां किसी मनुष्य के पद चिन्हों का उसके पैर के चिन्ह है या तो उसके पद का चिन्ह है, ना ही किसी तरह का वहाँ कोई पेड़ है, ना ही बिल बोर्ड्स ना ही मतलब इस तरह का बड़ा-बड़ा होर्डिंग जो कि विज्ञापन इत्यादि के लिए मतलब लगाया जाता है, ना ही वो वहाँ पर खड़ा है, ना कोई बिल्डिंग वहाँ दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है। यू लॉज़ यू लूज़ ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। तो आप जिस तरह से पृथ्वी का एन्जॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, सब तरफ हरा-भरा मैदान लगता है, पेड़-पौधे दिखते हैं, तो उस तरह का जो सेंस है, उस तरह का जो माहौल है, आप वहाँ पर खो देते हैं। ऑल सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम देयर, और यहाँ तक कि आपको समय का भी पता नहीं चलता है वहाँ।
लेखिका यही कह रही कि आप भले ही स्वतंत्र पृथ्वी में आप हर तरफ हरे-भरे मैदान, नदी-नाले इत्यादि को देखते हैं और समय का भी आपको ख्याल रहता है, लेकिन ये सभी चीज़ों को आप वहाँ भूल जाते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी। तो वहाँ पर विजुअल स्केल, दृश्य, विजुअल का अर्थ है दृश्य, स्केल मतलब मापदंड। तो दृश्य मापदंड या तो दृश्य के द्वारा जो हम लोग वहाँ का मापते हैं, आकलन करते हैं, वो हम छोटी चीजों से छोटी चीजों से लेकर के बड़े चीजों का हम मापन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म जीव जंतुओं से लेकर के टू द माइटी, माइटी मतलब विशाल जीवों को हम लोग इस दृष्टि से मतलब आकलन करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मिजेस, मिजेस का अर्थ होता है मच्छर, एंड माइट्स, माइट्स का अर्थ होता है एक तरह का स्पाइडर, मकड़ी। टू ब्लू व्हेल्स, तो इन छोटे-छोटी चीज़ों से लेकर के बहुत बड़े-बड़े नीले व्हेल, व्हेल जो कि एक मछली होता है, बहुत पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर जो है, एंड आइसबर्ग्स और चट्टान मतलब बर्फ के बड़े-बड़े चट्टान, इस तरह से हम लोग आकलन करते हैं। आइसबर्ग्स एज़ बिग एज़ कंट्रीज़, जो कि एक देश के बड़े-बड़े हैं, उस तरह के मतलब इतना बड़े-बड़े होते हैं। तो व्हेल के बारे में तो सुना ही होगा, एक व्हेल के जो वज़न बताया जाता है कम से कम 1.5 लाख केजी भी बताया जाता है, इतना बड़ा-बड़ा होते हैं ना व्हेल, आपको सुन कर के आश्चर्य होगा। तो आइसबर्ग, जैसे कि आपने टाइटैनिक फ़िल्म देखा है और कितना बड़ा जहाज था और उसका 2 टुकड़ा हो गया, जो कि समुद्र में इतने जो बर्फ के बड़े-बड़े चट्टान थे, उससे वो टकरा गया था और वो डूब गया। ऐसा बिग और बहुत सारे ऐसे आइसबर्ग हैं जो कि बहुत एक एक देश के समान ही हैं। और अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है, द लार्जेस्ट रिकॉर्ड वाज़ द साइज़ ऑफ बेल्जियम। तो यूरोप में एक जो देश है बेल्जियम, बेल्जियम उतना बड़ा आइसबर्ग मतलब बर्फ का चट्टान अब उतना बड़ा तक अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। डेज़ गो ऑन एंड ऑन इन सरील 24 आवर। तो इस तरह से दिन जो है बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है और बीतता चला जाता है। इन सरील एक सपना की तरह, सरील, सरील का अर्थ है सपना की तरह, 24 आवर्स, 24 घंटे। ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रल मतलब दक्षिणी, दक्षिण में गर्मी के प्रकाश में, ऑस्ट्रल का अर्थ है दक्षिण में और समर लाइट मतलब गर्मी के प्रकाश में, मतलब दिन बीतता चला जाता है। कहने का अर्थ है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है 6 माह तक मतलब लगातार पूरा चौबीसों घंटों मतलब दिन ही दिन रहता है, अंधकार नहीं होता है, पूरा वहाँ पर दिन-रात ही होता नहीं है, 6 महीना मतलब दिन भर मतलब सूरज दिखता ही दिखता है, इसलिए कहा गया है, वो एक मतलब सपना के समान लगता है, 24 आवर्स इन ऑस्ट्रल दक्षिण दक्षिण में शुष्क प्रकाश में, दक्षिण में शुष्क प्रकाश में, एंड अबक्विटस साइलेंस, और सभी तरफ सन्नाटा छाया हुआ रहता है। अबक्विटस का अर्थ है शांत, है ना? प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर, सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ रहता है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ऑकेजनल एवालांच, और वो कभी-कभी उस वो सन्नाटा मतलब भंग होता है कब? ओनली केवल उस समय कभी-कभार जब एवालांच, एवालांच मतलब जब भूस्खलन होता है, भूस्खलन होता है मतलब जो अ, बर्फ के आंधी-तूफान आते हैं या तो बड़ा-बड़ा जो चट्टान बना होता है बर्फ का, वो क्या होता है? स्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। और काल्विंग आइस शीट, और जो बड़े-बड़े जो चट्टान है, आइसबर्ग है, वो टूटता है, तो उस टूटने की आवाज़ के कारण ही शांति भंग होता है, नहीं तो ऐसा लगता है कि चारों ओर सर्वत्र क्या है? सन्नाटा पसरा हुआ है। और केवल यही चीज़ें हैं जो कि बर्फीली तूफान या तो जब लैंडस्लाइड होता है, बर्फ गिरता है और उसके टूटने की आवाज़ से मतलब वो सन्नाटा भंग होता है। कंसेक्रेट्स द प्लेस, और उससे ऐसा लगता है कि जो माहौल है, वो जगह है और अधिक क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। कंसेक्रेट्स, कंसेक्रेट्स का अर्थ है होली या तो पवित्र हो जाना, प्लेस। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history. इमर्शन, इमर्शन का अर्थ तो होता है गोता लगाना, या तो गोता लगाना, इमर्शन का अर्थ है गोता लगाना या किसी चीज़ में ऐसा खो जाना, मतलब किसी में आप प्रवेश किए और उसमें ऐसे खो गए, दैट विल फोर्स यू, मतलब आप अंटार्कटिका महाद्वीप में चले गए और वहाँ पर ऐसे खो गए, दैट विल, और वो आपको मजबूर कर देगा, फोर्स यू मतलब मजबूर कर देगा टू प्लेस योरसेल्फ
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो उस क्षेत्र में आपको मतलब मजबूर कर देगा कि आप अपने आप को पृथ्वी के बारे में और अधिक जानकारी रखने के लिए, उसकी उसके नेचर के बारे में जानने के लिए, उसके सरफेस के बारे में जानने के लिए, उसका जो स्ट्रक्चर है या उसकी ओरिजिन या उसके अस्तित्व के बारे में जानने के लिए और अधिक आप अ, पृथ्वी की क्या जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अपने आप को मतलब ढालते हुए पा जाएँगे, मतलब उसमें आप अध्ययन करना चाहेंगे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल मतलब भूगर्भिक, भूगर्भिक, है ना? जियोलॉजिकल भूगर्भिक, तो यहाँ पर उसका अर्थ किया हुआ है। अर्थ स्ट्रक्चर, पृथ्वी के सतह स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी सतह के बारे में और उसके अस्तित्व के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उसको कहा जाता है जियोलॉजिकल। तो आप अपने आप को इतना मजबूर पाएँगे वहाँ जाने के पश्चात कि आप भी पृथ्वी के जो उसके अस्तित्व कैसे हुआ, उसके स्ट्रक्चर पहले कैसे था और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका सरफेस कैसा था, इन सब चीज़ों की खोज-पड़ताल करने के लिए आप स्वतः ही अपने आप को मतलब मजबूर पाएँगे और उस इतिहास का भागी बनना चाहेंगे। एंड फॉर ह्यूमन्स, और मानव जाति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन्स मतलब और मानव जाति के लिए, द प्रोगोनेसिस इज़न्ट गुड। प्रोगोनेसिस का अर्थ मैं यहाँ दिया हूँ, अ फोरकास्ट ऑफ द लाइकली आउटकम ऑफ अ सिचुएशन। फोरकास्ट मतलब एक तरह से अनुमान या तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो मानव जाति के लिए मतलब इतना अधिक जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो मानव मानव जाति के लिए वहाँ पर मनुष्य का जो भविष्य है वो तो थोड़ा अपशकुन है, अच्छा नहीं है। अपशकुन है मतलब अच्छा नहीं है उसके लिए, क्योंकि वहाँ सब तरफ बर्फ ही बर्फ है और वहाँ किसी भी तरह का जीवन के बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आज का वीडियो मैंने प्रयास किया आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का, अगर आपको ज़रूर कुछ समझ में आया होगा तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए और मेरा ये यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कीजिए, ताकि जब कभी मैं नया वीडियो डालूँगा तो आपको जो नोटिफ़िकेशन है वो मिलता रहेगा। तो कल हम अगला भाग देखेंगे, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग कल फिर से देखेंगे, बहुत लंबा पार्ट हो जाता है। तो आज का वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं।